नमस्कार आप सभी को। आज हम शुरू करने जा रहे हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। टाइम सीरीज एनालिसिस दोस्तों इकोनोमेट्रिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और अगर हम फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स या इकोनोमेट्रिक्स और फाइनेंस की बात करें तो भी उसमें जो बेसिक स्टार्टिंग है वो टाइम सीरीज एनालिसिस के साथ ही होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस की। देखिए, चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं दो बात आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो हम टाइम सीरीज एनालिसिस करेंगे इस पूरी सीरीज में, तो इसके जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है वो हम आर स्टूडियो से करेंगे। एंड जो टेक्स्ट बुक है जिसको हम रेफरेंस के रूप में यूज़ करेंगे, मैं एक बुक को एज रेफरेंस के रूप में यूज़ करूँगा इस पूरी सीरीज के दौरान, वो है इंट्रोडक्टरी इकोनोमेट्रिक्स फॉर फाइनेंस। ये है क्रिस ब्रुक की ये बुक है। इस बुक को हम रेफरेंस के रूप में यूज़ करते हुए टाइम सीरीज एनालिसिस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम आते हैं टाइप्स ऑफ डेटा पे। हम जब भी हम काम करेंगे एज रिसर्चर तो उसमें हमारे को भी ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेटा कितने तरह के होते हैं। तो हमारे पास बेसिकली तीन तरह के डेटा होते हैं: टाइम सीरीज डेटा, क्रॉस सेक्शनल डेटा एंड पैनल डेटा। एक एक करके समझते हैं कि ये डेटा किस तरह के होते हैं। सबसे पहला है टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा वो होता है जिसमें मल्टीपल ईयर्स होते हैं लेकिन एंटिटी एक ही होती है। यहाँ पे दो चीज़ आपको मिलेगी, एक टाइम और एक एंटिटी। तो यहाँ पे जो है टाइम है वो मल्टीपल होता है लेकिन जो एंटिटी है वो सिंगल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की जीडीपी की बात कर रहे हैं अलग अलग साल में, तो इसको टाइम सीरीज डेटा बोलते हैं। और जब भी आप जब रिसर्च करते हैं तो मैक्सिमम आप मान लीजिए इंडिया के ऊपर, इंडिया कंट्री को लेके आप रिसर्च कर रहे हैं तो इंडिया एक एंटिटी है, तो ये टाइम सीरीज डेटा कहलाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे इंडिया की जीडीपी की बात करी, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इंडिया का CO2 एमिशन, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंडिया का एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये सभी भी टाइम सीरीज डेटा ही कहलाएगा क्योंकि एंटिटी यहाँ पर एक सिंगल एंटिटी है लेकिन हमारे पास ईयर जो है वो जो टाइम है वो ज़्यादा है। तो जीडीपी, एफडीआई, CO2 और ये सब क्या कहलाएगा? टाइम सीरीज डेटा कहलाएगा। अगला डेटा आता है क्रॉस सेक्शनल डेटा। इस क्रॉस सेक्शनल डेटा में क्या होता है, हमारे पास जो टाइम होता है वो सिंगल होता है, यानी एक किसी पर्टिकुलर ईयर पे हम बात करते हैं, लेकिन जो एंटिटी है वो हमारे पास मल्टीपल होती है, यानी कि ज़्यादा एंटिटी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास इंडिया का डेटा यानी जीडीपी 2024 में इंडिया, यूएसए, चाइना, जापान, यूके। और इसमें अगर मैं जब इसको एक्सेल में लिखूँगा तो वो मैं ऐसे लिखूँगा, यहाँ पे ईयर और यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँगा 2024 24 24 24 24 2024 हर इसमें। तो इस तरह से मैं लिखता हुआ चला जाऊँगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल डेटा। जब एक ही ईयर पे हम अलग अलग कंट्रीज़ पे बात करें। जब आप रियल में रिसर्च करेंगे तो इन क्रॉस सेक्शनल डेटा पे बहुत कम आप रिसर्च करते हैं। मैक्सिमम रिसर्च आपकी टाइम सीरीज डेटा पे होती है। या फिर एक अलग डेटा आता है पैनल डेटा। पैनल डेटा में क्या होता है, हमारे पास टाइम जो है वो भी मल्टीपल होता है और एंटिटी भी हमारे पास क्या होती है? मल्टीपल होती है। अब सॉरी, थोड़ी राइटिंग मेरी ऐसी आ रही क्योंकि ये जो पेन है इसकी ये इंक भी थोड़ी बड़ी सी है, तो आई होप आप एडजस्ट करेंगे। तो इसको हम, इसमें हमारे पास ईयर जो है आप देखेंगे, जैसे हमने डेटा लिया इंडिया, जापान और यूके का 2020 से 22 तक। तो इस तरह से हमारे पास मल्टीपल ईयर एंड मल्टीपल एंटिटी पे जब हम काम करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ जीडीपी का डेटा हो सकता है, यहाँ पे इन कंट्रीज़ का एफडीआई का डेटा हो सकता है, यहाँ कार्बन एमिशन का डेटा हो सकता है, यहाँ इनका ग्रीन फाइनेंस का डेटा हो सकता है, या जो भी डेटा आप शेयर मार्केट से रिलेटेड हम कर सकते हैं। यहाँ पे एंटिटी जो है वो यहाँ पे कंपनी भी हो सकती है। मान लीजिए हम किसी कंपनी पे बात कर रहे हैं, ये TCS हो गया, ये यहाँ पे हम इन्फोसिस हो गई। तो इस तरह से करके आप अलग अलग कंपनी पे
हम बात कर सकते हैं, मान लो हीरो मोटोकॉर्प हो गया। तो इस तरह से अलग अलग एंटिटी पे हम काम करते हैं। तो पैनल डेटा, तो जब भी आप रियल रिसर्च करेंगे मैक्सिमम या तो वो पैनल डेटा पे आपको मिलेगी या टाइम सीरीज डेटा पे मिलेगी। तो आई होप आपको डेटा क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास 3 तरह के डेटा होते हैं, टाइम सीरीज, क्रॉस सेक्शनल और पैनल। मैक्सिमम काम हम या तो पैनल पे करते हैं, टाइम सीरीज पे करते हैं। चलिए आगे चलते हैं अब। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन। देखिए, अगर मैं कहूँ कि जो इकोनोमेट्रिक्स है वो कहीं ना कहीं पूरा रिग्रेशन ही है, तो ये गलत नहीं होगा। और हम बेसिक रिग्रेशन को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अभी रिसर्च कर रहे हैं या रिसर्च स्टार्ट करेंगे, उन्होंने अपने जैसे 11th में या 12th में या ग्रेजुएशन में ज़रूर कभी ना कभी रिग्रेशन को आपने पढ़ा होगा। लेकिन वहाँ पे जर्नली जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते क्या है, हमारे पास एक एक्स का डेटा होता है, वाई का डेटा गिवन होता है, एंड उनसे हम ए एंड बी को फाइंड आउट कर लेते हैं कि भाई ये ए की वैल्यू आ गई है, बी की वैल्यू आ गई, दैट्स इट। लेकिन जब हम यहाँ पे एज रिसर्चर, हम एज रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम रिग्रेशन को यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा हमें अलग तरीके से सोचना पड़ता है, उस पर हम बात करते हैं। तो रिग्रेशन है क्या? रिग्रेशन है रिलेशनशिप बिटवीन ए गिवन वेरिएबल एंड वन और मोर अनदर वेरिएबल इज नोन एज रिग्रेशन। यानी कि एक वेरिएबल और उसका रिलेशन एक या एक से अधिक वेरिएबल के साथ, वो क्या कहलाएगा? रिग्रेशन कहलाएगा। लाइक रिग्रेशन इज एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन मूवमेंट्स इन ए वेरिएबल बाय रेफरेंस टू मूवमेंट्स इन वन और मोर वेरिएबल्स। यानी कि किसी भी एक फैक्टर में और दूसरे फैक्टर के कारण क्या चेंज हो रहा है, ये कौन बताएगा? रिग्रेशन बताएगा। लाइक जैसे अगर मैंने ये इंग्लिश में अभी लिखा है, रिग्रेशन हमें ये बताता है किसी एक चीज़, लाइक जैसे स्टडी आवर्स में चेंज होने से किसी दूसरी चीज़ लाइक मार्क्स में कितना बदलाव आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, अगर एक स्टूडेंट इतने आवर्स स्टडी करता है तो उसके इतने मार्क्स आ रहे थे, इतने घंटे पढ़े तो इतने आए, इतने घंटे पढ़े तो इतना है। तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप हो गई ना कि स्टडी आवर्स पे डिपेंड कर रहे हैं मार्क्स। तो ये हमें रिग्रेशन बताता है किस तरह से बदलाव आएगा। तो जो ये एक चीज़ है ना, जिसको हम बोल रहे हैं चीज़, एक चीज़ में चेंज होने से दूसरी चीज़ में कितना चेंज होगा, इसे हम रिग्रेशन में क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब जब आप पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तो बहुत जगह आप वेरिएबल सुनेंगे, इस वेरिएबल में इतना, इस वेरिएबल में, मतलब वेरिएबल का सीधा सीधा मतलब क्या है? कोई भी चीज़ ले ली हमने, जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक का प्राइस, इनकम, जीडीपी, रेनफॉल, प्रोडक्शन, कुछ भी चीज़ है, वो क्या कहलाती है? वेरिएबल कहलाती है। और रिग्रेशन में 2 तरह के वेरिएबल होते हैं जिनको हम जर्नली वाई एंड एक्स बोलते हैं। जर्नली है, वैसे हम चेंज कर सकते। तो वाई होता है डिपेंडेंट वेरिएबल लाइक मार्क्स, प्रोडक्शन ऑफ वीट एक्सेट्रा, एंड एक्स होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल लाइक स्टडी आवर्स, रेनफॉल। लाइक स्टडी आवर्स पे डिपेंड करेगा बच्चे के मार्क्स कितने आएंगे, रेनफॉल पे डिपेंड करेगा वीट की प्रोडक्शन कितनी हो गई। तो इस तरह से ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसमें चेंज होने से हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होगा। यही बता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कोज है जिसे हम बदलते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल परिणाम है जो उसके कारण बदलता है। तो वहाँ जब हम क्वेश्चंस करते थे आपकी प्रीवियस क्लास में, अगर आपने कभी रिग्रेशन के क्वेश्चन करे हो, तो वहाँ पे क्या होता है? वाई की वैल्यू गिवन होती है, एक्स की वैल्यू गिवन होती है, एंड इनसे हमें ए एंड बी को फाइंड आउट करना होता है। अब ये ए एंड बी क्या होते थे, ये हम आगे चलेंगे। तो जब भी आप वेरिएबल का नाम सुने, लाइक कभी आपको सुने ये वेरिएबल ये लिए हैं, क्या वेरिएबल? ये वेरिएबल का जस्ट सीधा मतलब है कोई भी एक चीज़। तो यहाँ पे नेम ऑफ वाई अगेन क्रिस ब्रुक से बुक का स्नैपशॉट मैंने लिया है, पेज नंबर 95 पे गिवन है ये, अगर आप उसको पढ़े तो नेम ऑफ वाई डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, रिग्रेशन भी बोलते हैं उसे, इफेक्ट वेरिएबल भी बोलते हैं, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोलते हैं, और जो एक्स पे है उसे इंडिपेंडेंट, रिग्रेसर, कोजल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम आपको मिल सकते हैं। नाम आप सभी ध्यान से देख लें ताकि वो आप जब टेक्स्ट पढ़े तो आपको समझ में आते रहें। वेरिएबल मतलब एक चीज़। तो नेक्स्ट आता है रिग्रेशन वर्सेस कोरिलेशन, कि रिग्रेशन और कोरिलेशन में क्या मतलब की समानता है या क्या है। देखिए, कोरिलेशन जस्ट ये है कि 2 वेरिएबल है, उनके बीच का रिलेशन क्या है। तो कोरिलेशन थोड़ा ना सिंपल टर्म है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि
किसी भी चीज़ का प्राइस, किसी भी चीज़ का प्राइस और उसके डिमांड। तो मैं कहता हूँ कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी। तो जस्ट सिंपल ये एक कोरिलेशन है ये, कि भाई एक चीज़ और दूसरी चीज़ में कितना एक तरह से क्या रिलेशन है, ये कहाँ से पता चलेगा? कोरिलेशन से पता चलेगा। लेकिन रिग्रेशन मोर कॉम्प्लेक्स है कोरिलेशन के कंपैरिजन में। रिग्रेशन हमें ये चीज़ फाइंड आउट करने में हेल्प करता है कि प्राइस में चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज होगा, ये हमें कौन बताता है? रिग्रेशन बताता है। तो कोरिलेशन जस्ट ये है कि इन चीज़ों के बीच में रिलेशन है, चाहे वो पॉजिटिव हो सकता है चाहे वो नेगेटिव हो सकता है। लेकिन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से कोरिलेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रिग्रेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, जस्ट एक सिंपल इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ये आपको बताया था। अब आते हैं हम लोग सिंपल रिग्रेशन पर। देखिए, एज एन रिसर्चर आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक हाउ असेट्स रिटर्न्स वेरी विद देयर लेवल ऑफ मार्केट रिस्क, है ना, कि भाई जो रिटर्न है स्टॉक के वो रिस्क से किस तरह से एसोसिएटेड है। या आप ये भी देख सकते हैं कि भाई जीडीपी में इंक्रीज़ होने से CO2 कार्बन एमिशन में कितना चेंज हो रहा है। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपके दिल में आ सकता है कि भाई कोई दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल को लेट से हम y बोल देते हैं और एक वेरिएबल को लेट से हम x बोल देते हैं, इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है, इसको मैं देखना चाहता हूँ। इसको मैं एक सिंपल से मतलब एग्जांपल से लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा है एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस और यहाँ पे हमारे पास है सेल। अगर मैं एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस एक अमाउंट का करता हूँ तो मेरी सेल इतनी होती है, इतना करता हूँ तो इतनी होती है, इतना करता हूँ तो इतनी होती है, इतना करता हूँ तो इतनी होती है। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या मेरे एडवर्टाइजमेंट करने से मेरी सेल पे कुछ इम्पैक्ट है या नहीं है। तो इन दोनों एज एन रिसर्चर हमारे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई भी जिन क्वेश्चन को हम आंसर करना चाहते हैं। तो जब भी हमारे पास ये रहेगा तो हम उन वैल्यूज़ को, जो y की वैल्यूज़ है उनको लिख लेंगे, x की वैल्यू है उनको लिख लेंगे। और अगर मैं x और y की जो वैल्यू है उनको एक सिंपल प्लॉट पे ड्रॉ करूं तो वैल्यू अगर मान लीजिए कुछ इस तरह की आ रही है, ठीक है, इस पे यहाँ मैं दिखा रहा हूँ x एक्सिस वैल्यू ऑफ x, यहाँ है मेरा y एक्सिस वैल्यू ऑफ y। अब मैंने ये दिखाया कि ये वैल्यूज़ इस तरह से है, यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। अगर मैं इस पे एक इन सभी एक्चुअल वैल्यूज़ के हिसाब से इनकी एक एस्टिमेटेड लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो वो बिल्कुल इस तरह से जा सकती है, जो मैं कह सकता हूँ कि अगर x की वैल्यू इतनी है तो y की वैल्यू फिर इतनी होगी। इस तरह से हम ये कर सकते हैं। तो ये जब मैं इस तरह से एक डायरेक्ट लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूंगा तो ये जो लाइन है इसको मैं बोल लूँगा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, लीनियर का मतलब होता है डायरेक्ट, स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन। और अब इस लाइन से मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ कि अगर x की वैल्यू इतनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका पेन का कलर चेंज करके बताता हूँ। अब इसके बाद मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ कि अगर x की वैल्यू इतनी है तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ y की वैल्यू इतनी होगी, ये मैं एस्टिमेशन कर सकता हूँ। और अगर x की वैल्यू इतनी है तो y की वैल्यू इतनी होगी। यहाँ से मैं इस लाइन से, ये जो एक लाइन हमने ड्रॉ करी है ये मैं डॉट करता जा रहा हूँ, इस लाइन से हम बहुत सारा एस्टिमेशन
कर सकते हैं। अब इस लाइन को बनाने के लिए, इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती है, ए एंड बी। एंड जब आप इकोनोमेट्रिक्स में करते हैं तो मैक्सिमम इसे लिखा जाएगा अल्फ़ा एंड बीटा। अब ये अल्फ़ा एंड बीटा क्या है, ये एक बार हम लोग देखते हैं। तो अल्फ़ा एंड बीटा का मतलब ये है, जब हम रिग्रेशन लाइन रखेंगे तो ऐसे लिखेंगे y इज़ इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा। ये आई से लिखा जाएगा y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। व्हाट डज इट मीन कि अगर अल्फ़ा की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, बीटा की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, तो हमें ये पता चल जाएगा x की एक वैल्यू पे y की वैल्यू कितनी होगी। अब मे भी आपको समझ में ना आया हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं समझता हूँ। मान लीजिए y है मेरी सेल की वैल्यू और x है मेरा एडवर्टीज़मेंट। अब हमारे को गिवन था y की बहुत सारी वैल्यू और x की बहुत सारी वैल्यू। विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन, जो आपने पहले पढ़ा भी होगा, हमने क्या करा, इस y और x की जो बहुत सारी वैल्यू गिवन है उनसे हमने, अच्छा ये a और अल्फ़ा दोनों सेम चीज़ है, b और बीटा दोनों सेम चीज़ है, आगे हम मैक्सिमम अल्फ़ा और बीटा को यूज़ करेंगे, तो उसमें कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम अल्फ़ा और बीटा को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इन वैल्यू के हिसाब से हमने क्या करा, हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। एंड लेट्स से अल्फ़ा की वैल्यू आई 1000 एंड बीटा की वैल्यू आई 1.76। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज़ इक्वल टू 1000 प्लस 1.76 x। अब मैंने कहा कि अगर मेरी एडवर्टीज़मेंट 5 लाख रुपीज़ है, तो आप बताइए कि मेरी एस्टिमेटेड सेल कितनी होगी। तो ये मैं कैसे पता लगा लूँगा, 1000 प्लस 1.76 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख, सिंपल रिग्रेशन से। सो 5 लाख को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.76 से, तो कितना आएगा मैं अभी बताता हूँ आपको। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.76, ये आ गया 8,80,000 और 1000 प्लस 8,80,000, तो ये हो जाएगा 8,81,000। व्हाट डज इट मीन, अगर आपकी एडवर्टीज़मेंट 5 लाख है तो आपकी सेल कितनी होगी, 8,81,000 होगी। अच्छा, सेम यही हम कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरी एडवर्टीज़मेंट 4 लाख है तो कितनी होगी, मेरी एडवर्टीज़मेंट 6 लाख है तो कितनी होगी। तो इस इक्वेशन में पुट करके हम हर कोई वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक जो इक्वेशन थी इसमें मैं पुट करके अलग अलग y x की अलग अलग वैल्यू पुट करके मैं y की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल मैथमेटिकल मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल क्या है कि मैंने एक मॉडल बनाया y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स। तो इसमें मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू मैं बता रहा हूँ कि भाई x की अगर वैल्यू इतनी है तो y की इतनी होगी, x की वैल्यू इतनी है तो y की इतनी होगी। और अगर इन वैल्यूज़ को मैं आगे ड्रॉ करूँगा तो इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी कि मैंने कहा x की अगर वैल्यू इतनी है तो y की वैल्यू इतनी होगी, यानी इस पे। तो ये जो मैं अभी रेड पेन से बता रहा हूँ ये हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है। अगर मैंने कहा इतनी है तो वो इतनी होगी, ये यहाँ पे, ये इस वाली लाइन पे, इस ब्लू लाइन पे जो भी आपको डॉट दिख रहे हैं ये सारी क्या है, ये है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y। ठीक है ना, जब हम x की कोई वैल्यू गिवन करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, वो लगभग ये आएगी। लेकिन दोस्तों असली में जब हम काम करते हैं
तो कभी भी वैल्यू बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी एस्टिमेटेड लाइन ये है, तो जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है या तो इससे ऊपर मिलेगी या इससे नीचे मिलेगी। हो सकता है ऊपर भी मिले, हो सकता है नीचे भी मिले, हो सकता है ऊपर मिले, हो सकता है कोई यहाँ भी मिले, हो सकता है कोई यहाँ भी मिले, हो सकता है कोई थोड़ी और ऊपर मिले, है ना। ऐसे हम मान सकते हैं, मान लीजिए हम एक और केस लेते हैं कि मान लीजिए y है हमारे जो मार्क्स और x है मेरा स्टडी आवर्स। अब मैंने कहा कि अगर एक बच्चा 6 घंटे पढ़ेगा तो बताओ उसके कितने मार्क्स आएंगे। आपने एस्टिमेशन के बताया 76% आएंगे। बच्चा 6 घंटे पढ़ा तो क्या असली में एग्जैक्ट 76% ही आएंगे क्या? ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। मे बी 78 भी आ सकते हैं और मे बी 77 भी आ सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये रेड में है, ये क्या है? एक्चुअल। लेकिन आप एक बात सोचो कि जब हमने एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करी तो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या थी? एस्टिमेटेड वैल्यू तो इस वाली लाइन पे थी ना, ये थी हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू जो इस लाइन पे थी। मैं ग्रीन से ले रहा हूँ, ये थी हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू। लाइक हमने एस्टिमेट ये करा x की वैल्यू इतनी है तो y की वैल्यू इतनी मिलेगी, लेकिन वो मिली है यहाँ पे। क्या बात समझ पा रहे हैं? हमने एस्टिमेट करा था 76% आएगा, लेकिन परसेंटेज आई 78%। तो जो 2% है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है डिफरेंस। अब जब हम रियल में काम करते हैं किसी भी डेटा पे, तो रियल में जब आप काम करते हैं तो रियल में होता क्या है, ये मान लीजिए हमारी एक रिग्रेशन लाइन है और आप इस पे जब एक्चुअल में काम करेंगे तो ये हमारी लाइन है। इस लाइन पे ये है, जितनी भी इस लाइन पे है ये है हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू को मैं वाई हैट से शो कर रहा हूँ। वाई हैट से मैंने इसलिए शो कराया क्योंकि क्रिस ब्रुक की जो बुक है उसमें भी वाई हैट से ही शो रखा है, अदरवाइज आप कुछ भी ले सकते हैं। ये है एस्टिमेटेड वैल्यू। एस्टिमेटेड वैल्यू। अच्छा, जो इसके ऊपर मान लीजिए ये तो थी एस्टिमेट, हमने एस्टिमेट लगाया। अब एक्चुअल वैल्यू आई ये, या मान लीजिए आई ये, या मान लीजिए आई यहाँ पे, या फॉर एग्ज़ाम्पल आई यहाँ पे। तो जो ये वैल्यू है ब्लू में, ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू को फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ओनली वाई से डिनोट कर रहा हूँ। तो यानी कि ये हमने एस्टिमेट करा था और ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आई है, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है इसको हम प्यार से बोलते हैं, प्यार से तो क्या वैसे बोलते हैं इसको, एरर। कि ये हमारा एरर है लगभग, ये आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या है? एरर। और इसको हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं, म्यू यानी कि एरर। तो आप जब रियल डेटा पे काम करते हैं तो हमारे पास हमेशा एरर होता ही होता है। और इकोनोमेट्रिक्स में जब भी हम काम करेंगे सारा खेल इस एरर का है। तो जब भी हम कोई इकोनोमेट्रिक मॉडल बनाते हैं, ये था जो हमारा था, ये कौन सा मॉडल था? ये था मैथमेटिकल मॉडल, क्योंकि इसमें एरर का कोई भी नहीं था। और जब हम इकोनोमेट्रिक मॉडल हम कोई भी ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है? y इज इक्वल टू एल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एरर। एरर को म्यू भी रखते हैं हम लोग, जब पढ़ते हैं तो मैक्सिमम उसे हम लिखते हैं ई से डिनोट करते हैं, प्लस एरर। तो चाहे आप ई लिख ले म्यू लिख ले, कोई ऐसी खास बात नहीं है। लेकिन जब हम एरर उसमें डाल देते हैं तो नाउ इट्स बिकम ए इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल। जो भी हमारे साथी फाइनेंस में रिसर्च कर रहे हैं और या करने की सोच रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगा एक तो वो है ना, ग्रीक अल्फ़ाबेट्स को ज़रूर देख लें। और एक और चीज़, आप जब कोई रिसर्च पेपर पढ़ेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन जो है गिवन है, और वो इक्वेशन आपको जो है ना देख के ही मॉडल गिवन होते हैं। लोग जेड दिस प्लस यूं करके बड़े बड़े से
मॉडल गिवन होते हैं, उनको देख के ही आपको डर लग जाता है कि ये है क्या। वो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। हमने जब रिसर्च स्टार्ट करी तो हम भी उनको देख के लगता था पता नहीं आएंगे नहीं आएंगी, बट ये सारी चीज़ें बहुत आसान है और जैसे जैसे आप आगे करेंगे तो आपको वो समझ में आता रहेगा। ये जो हमारा सेशन था इसमें जस्ट हमने आपको करवाया टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में, रिग्रेशन क्या होता है उसके बारे में, एंड एरर क्या है। एरर है जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू थी और जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा एरर होता है। और किस तरह से हम एक इकोनोमेट्रिक्स मॉडल को ड्रॉ करते हैं वो। तो ये जस्ट एक स्टार्टिंग एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें हम क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में आगे चलेंगे और आर स्टूडियो के हेल्प से हम इसको समझते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।